जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्यंजन संधि। इसके पहले वीडियो में हमने स्वर संधि एवं उसके प्रकारों को, जो 5 प्रकार है, उनको हमने डिस्कस किया है और अच्छी तरह समझाया है। आज का विषय है हमारा व्यंजन संधि। तो देखते हैं व्यंजन संधि क्या चीज़ है। यदि इससे पहले आपने इस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कुछ पुराना वीडियो पूरे देख लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक अभी नई वैकेंसी आई है ज्येष्ठ सम परीक्षक या सम परीक्षक की, उसमें हिंदी के 100 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस पर्पज़ से मैं एक वह वीडियो सीरीज़ पूर्ण करने वाला हूँ इस हिंदी ग्रामर के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण का मिलन होता है, उसमें मिलन होने से उत्पन्न होने वाले नए वर्ण को हम व्यंजन संधि कहते हैं, या फिर होने वाले उत्पन्न या विकार को व्यंजन संधि के रूप में जाना जाता है। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, या तो स्वर के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ स्वर हो, इस प्रकार जो मिलने वाले और मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें आप एक बात याद रखिएगा, इसमें व्यंजन और स्वर रह सकते हैं, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, या व्यंजन ही व्यंजन हो सकते हैं, या आगे आए या पीछे आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन तीनों स्थिति में व्यंजन व्यंजन होना चाहिए, स्वर व्यंजन होना चाहिए, या व्यंजन या स्वर होना चाहिए। तो व्यंजन संधि बनाने के कुछ अलग से नियम हैं। उस नियम को जानने से पहले हमको यह एक टेबल जो मैं यहाँ लिखा हूँ, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण और ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि व्यंजन संधि जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमें इस व्यंजनों की आवश्यकता होती है। ये जो हमारे 25 व्यंजन हैं, इसको हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये यर अलावा ये अंतस्थ है और ये ऊष्म व्यंजन है। ये अंतस्थ है और ये श हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आप व्यंजन संधि कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ उच्चारण स्थान महत्व नहीं रखता, वो आपको वर्णमाला में याद रखनी है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहा है। यहाँ केवल आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि व्यंजन संधि में इस 25 स्पर्शी और ये 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन आपको याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहले सज्जन का उपयोग करके देखते हैं। सज्जन का तो सत और जन, ये सत और जन मिलकर बना है सज्जन, लेकिन यहाँ ता हट के वहाँ जा आ गया है, यहाँ ता हट के वहाँ जा आ गया है। इसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ने होंगे। तो चलिए देखते हैं उसके नियम क्या चीज़ है। नियम पहला, वर्ग के पहले वर्ण, अभी मैं जो आपको ऊपर जो टेबल दिखाया हूँ वो है वर्ग के पहले वर्ण का मेल। वर्ग के पहले वर्ग का मेल देखिए, का और ये यहाँ पे जो क है ये त है। ये अभी जो मैं 25 वर्ण बताया हूँ उसका ये पहला वर्ण है। आगे पढ़ते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का मेल तीसरा, चौथा या अंतस्थ से होता है। वर्ग का पहला क्या क्या होता है? कचट तप। हमने पढ़ा है कि वर्ग का पहला कचट तप, क च ट त प। यदि इन शब्द का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ या ह से हो, अंतस्थ से हो तो यह अपने ही वर्ण की तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्या बोले, समझ में आया? देखिए, ये वर्ग का पहला वर्ण है क च ट त। इनका मिलन उसी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ से हो, तीसरे, चौथे या अंतस्थ से हो तो वह उसी वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, दिक और ये है विजय। तो ये यहाँ पे जो क लिखा हूँ वो जो है पहला वर्ण है यहाँ का क, और जो वह है
वो ये जो व है वो अंतस्थ है, या व जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ अंतस्थ है, वह अंतस्थ है। तो यहाँ तीसरे में किसके वर्ण होगा, तो इसका के तीसरे वर्ण में यह परिवर्तन हो जाएगा, का के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। अब वो कैसा होगा ये देखिए, क ख ग, क ख ग, ये ग है। तो ये जो क है ये ग में परिवर्तित हो जाएगा और वो आधा ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो ये हो गया दिख, और ये क का आधा ग में हो जाएगा और ये आधा ग, और विजय की जैसे पीछे से मात्रा है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, दिग्विजय। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, वाक धन ईश, तो इस क का परिवर्तन हो जाएगा क ख ग, तो ये ग में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं वाह, वाक, और ये वाह हो जाएगा और ये हो जाएगा ग, और इधर का हो जाएगा ईश, ईश, इधर को हो जाएगा ईश। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाह, वाह, और इस ग को ये ई पूरा करेगा तो ये हो जाएगा बड़ा ई, और ये हो जाएगा श, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा वागिश। अगला देखते हैं, यहाँ पे है भगवत, ये भगवत और ये भजन, भगवत और ये भजन। तो इस त का तीसरे में, तो त का तीसरा कौन होता है, त थ द, तो ये जो है द में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, भगवत त का हो जाए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं भग व, और ये त बन जाएगा आधा द, याद में आधा, ये त बन जाएगा आपका आधा द बन जाएगा, प्लस भजन, ये हो गया आपका भजन। अब इसको मिला के लिखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा भ ग व आधा द, भगवत भजन। तो इस प्रकार की ये हो गया भगवत भजन। नेक्स्ट नियम हमारा है, वर्ग के पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण से होता है। यदि वर्ग का पहले वर्ण का मेल वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण परिवर्तित हो जाता है। यदि वर्ग का पहले, जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पे क, कचट, क च ट तप, इसका मेल यदि पांचवे से हो, उसी जो 25 का हमने जो टेबल बनाया था उसके पांचवे वाले वर्ण से, पंचम स्थान से हो, पांचवें वर्ण से हो, तो ये जो है अपने पांचवे में परिवर्तन हो जाता है। तो क किस में परिवर्तन होगा, क अंगा में होगा, च या में होगा, ट आपका न में होगा, त न में होगा, और प म में होगा, म में चेंज हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, एक है वाक और मैं, तो हम यहाँ इसको लिखते हैं वाक, ये हो जाएगा वाह। अब इस क का मतलब तो हो जाएगा अंगा, ये क हो गया आपका अंगा, क का पांचवें अक्षर, तो क का पांचवा अंगा है तो ये चेंज हो गया। दूसरा होता है ये मैं, तो ये कैसे लिखाएगा, वांगमय, कुछ इस प्रकार से ये लिखाएगा आपका वांगमय। दूसरा लिखते हैं उन्मत्त, उत्मत, तो त के लिए क्या आएगा, त थ द, उन्मत्त। क के लिए पांचवा अक्षर क्या है, त थ द ध न, ये वाला है। इस त के लिए पांचवा अक्षर न है तो ये हो जाएगा उ हो जाएगा, त का आधा न हो जाएगा, और ये हो जाएगा मत। अब इसको जोड़ के लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, उत आधा न म त, उन्मत्त। इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं इसी का। अब नियम 3 में त संबंधित नियम है। त के इसमें बहुत सारे नियम हैं, व्यंजन संधि में त के बहुत सारे नियम हैं। तो त संबंधित नियम में पहला हमारा है, यदि त के बाद च छ हो तो
त का च हो जाता है। क्या बोला मैंने? यदि, तो जूम कर लीजिए, ये यदि त के बाद च छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि च या छ है, देखिए ये त है, इसके बाद यदि च आता है या फिर छ आता है तो इस त का आधा च में परिवर्तन होना तय है। इस उद्देश्य से देखते हैं तो वो हो जाएगा जगत छाया। अब ये जगत है तो हमने यहाँ जगत को ऐसा लिख दिया जग। अब इस त का च में परिवर्तन हो गया तो इस त की जगह ये च आया और यहाँ पे छाया ज्यों का त्यों। अब इसको मिला के लिखेंगे कैसे? ज ग। अब ये आधा च है, इसको पूर्ण करने के लिए कोई स्वर नहीं आया है तो यह अपने आधे रूप में लिखेंगे और ये हो जाएगा छाया, जगत छाया। नेक्स्ट देखते हैं, उसी का एक और उदाहरण, उत्चारण। उत्चारण, ये हमने उ यहाँ पे लिख लिया और इस त का च में परिवर्तन जब च या छ आए तो यहाँ पे च रहा है, या छ आता तो भी च बन जाता। तो देखिए उत का हम यहाँ पे च बन गया और ये चारण, तो ये हो गया उच्चारण। ये उ का उ, ये च आधा है तो यहाँ पे आधा और ये पूरा चारण के साथ ये हो गया उच्चारण। त का एक अन्य नियम देखते हैं। त का कोई दूसरा नियम है, त के बाद यदि ज झ आए तो त का ज हो जाता है। पिछले बार क्या किए थे, त का जैसे ही त का क्या आया था, त के बाद च या छ आ रहा था तो त का च हो जाता था। लेकिन इस बार आपका त के साथ आपका आ रहा है ज और ये झ। ज और झ आए तो इस त का ज हो जाता है, इस त का ज हो जाता है। तो अब लिखते हैं सतजन, सत प्लस जन, तो ये स अपना ज्यों का त्यों आ गया, स अपना ज्यों का त्यों आ गया। इस त के बाद ज आता है तो नियम से ज का, इस त के बाद ज या झ आता है तो ये ज में परिवर्तन हो जाता है, तो ये ज हो गया। बाकी ये जन को पूरा उतार लिए। अब इसको लिखते हैं सज्जन। अब ज आधा कैसे हुआ, ये देखिए, ये हो गया स। इस ज को पूरा करने के लिए कोई भी स्वर उपस्थित नहीं है, इस ज को पूरा करने के लिए कोई भी स्वर उपस्थित नहीं है तो ये हो गया आधा। बाकी इस जन को मिलाते हैं तो ये हो जाता है सज्जन, सज्जन। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल, ये उ का ज्यों का त्यों और इस त का ज हो गया, इस त का ज और ये ज्वल ज्यों का त्यों। अब ये ज कैसे हुआ, क्योंकि त के बाद ज आया है, त के बाद ज आया है तो वो ज हो जाता है, तो ये हो गया उत। ये ज आधा रहेगा, इसके साथ पूरा ज नहीं है तो ये ज, बाकी इस ज्वल को मिला के लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका उज्ज्वल, ये हो गया आपका उज्ज्वल। अगला देखते हैं, त का अगला नियम है त के बाद यदि, त के बाद यदि ट ड ल आए तो, त के बाद मतलब ये त हो गया, इसके बाद यदि ट आए, ड आए या ल आए तो अब ट, तो क्रमशः ट ड किस में बदलता है। देखिए इस पहले वाले त में चिन्ह त या था आए तो यदि त आए तो क्या बदलेगा, ट ठ ड बदल जाता है। त आए तो ठ बदलेगा, फिर अगर त के साथ ड आए तो ड में बदलेगा, अगर त के साथ ल आए तो ल में बदलेगा। फिर से सुनिए, यदि त के साथ ये तीनों आए, तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा। तो यदि त के साथ ट आता है तो ट हो जाएगा, त के साथ ड आता है तो ड हो जाएगा, अगर त के साथ ल आता है तो ये ल हो जाएगा। इनका कहने का अर्थ यही है। अब देखते हैं वृहत टीका। अब हम यहाँ देखते हैं त के साथ ट आया है, आधा त के साथ ये ट आया है तो ये ट हो गया, तो ये ट हो गया, त का ट में परिवर्तन। अब ये वृहत को वृह लिखे, इस त के ट में परिवर्तन और ये टीका ज्यों का त्यों।
तो ये हो गया वृहत टीका। उसके बाद है तत् प्लस लीन। त के साथ ल आता है तो वो ल बन जाता है, तो ये त का ज्यों कहते हो, इस त का ल में परिवर्तित और लीन का ज्यों कहते हो, तो ये होता है तल्लीन। नेक्स्ट नियम देखते हैं। त के बाद यदि श हो तो, त के बाद यदि श हो तो, जैसे ये त है, इसके बाद यदि ये वाला श हो तो स का छ में परिवर्तन, तो क्या क्या होगा। यदि श हो तो त का च, ये आपका च बन जाएगा, ये आपका च बन जाएगा, और ये स जो है ये छ में परिवर्तित हो जाएगा। पहले हम देख रहे थे तो केवल त परिवर्तन होता था, उसके बाद वाले में परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन इस नियम में त के बाद यदि श हो तो त का च श का छ में परिवर्तन हो जाता है, तो इस नियमानुसार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं उत्श्वास। उत्श्वास में देखते हैं, ऊ को हमने ज्यों कहते हुए ले लिया, इस ऊ को हमने ज्यों कहते हुए ले लिया। उसके बाद ये च त बनता है, तो त का च हो गया, ये च हो गया। श्व, ये श आया है तो श का स का छ में परिवर्तन, तो ये श छ हो गया। बाकी ये वास। अब इसको मिला के लिखते हैं तो ऊ, इस च को पूरा करने के लिए कोई भी व्यंजन नहीं है, इस च को पूरा करने के लिए कोई भी व्यंजन नहीं है, तो यह हो जाएगा उच्छ्वास, इस प्रकार का। अगला रूल देखते हैं। त के बाद यदि ह आए तो, ये त का लास्ट नियम है। त के बाद यदि ह आए तो, त के बाद यदि ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। ये हो गया आपका त प्लस ह। त के बाद ह आए तो त का आपका हो जाएगा द और ह का हो जाएगा ध। तो यहाँ पे उदाहरण है उत प्लस हार। तो ये उत का उ लिख दिए, त का द में परिवर्तन और ह का ध में परिवर्तन, इस प्रकार हो गया उद्धार। तो ये हो गया उद्धार। अगला पॉइंट देखते हैं, नियम 5। अब नियम 5 क्या कहता है। नियम 5 बोलता है, यदि छ का नियम है, ये छ का नियम, हमको यहाँ छ का नियम भी देखना है। छ में 2-3 प्रकार के छ के नियम होते हैं। किसी लघु स्वर या आ का मेल छ से होता है तो छ हो जाता है। किसी लघु स्वर छ संबंधी नियम, यदि किसी लघु स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च उसमें जुड़ जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, उसको आप सुधार लेंगे। इसमें ऐसा है, यदि हम किसी लघु स्वर, ये स्वर हो गया या फिर आ, इसका मिलन यदि आपके छ से होता है, तो इस छ के पहले एक च लग जाएगा, लग जाएगा रूल से। तो देखते हैं परिच्छेद। यहाँ पे एक स्वर है, ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ बड़े छोटे ई है और यहाँ पे छ है। तो क्या होगा, स्वर का मिलन छ से हो रहा है तो छ से पहले एक छोटा च लग जाएगा, या अल्प प, लघु च, जैसा भी आप बोलना चाहें, आधा च ये लग जाएगा। तो ये परी हो गया। ये च कैसे आया, क्योंकि इसके पहले व्यंजन स्वर है तो इस छ से पहले च आया। अब इसको मिला के लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका परी, ये परी, ये आधा च और ये छेद, परिच्छेद। उसके बाद विच्छेद। वी में भी छोटे ई की मात्रा है, छ है तो यहाँ एक च जुड़ जाएगा, वी हो जाएगा आपका विच्छेद।
नियम 5 की ओर बढ़ते हैं। नियम 5 क्या कहता है? म का नियम। नियम 5 में आपका म का नियम दिया हुआ है। अब म का नियम क्या है ये देखते हैं। यदि म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यदि म का मेल क से लेकर म तक, जो हम 25 वर्ण पढ़े हैं ऊपर में, क से लेकर म तक किसी भी वर्ण से होता है, इस म का मेल क से लेकर म तक किसी भी वर्ण से होता है तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। ये कैसे होगा? अब देखिए, ये म का मिलन हो रहा है क से, म का मिलन हो रहा है क से, और क का लास्ट वर्ण कौन सा है? क का पंचमाक्षर है क ख ग घ अंगा। क ख ग घ ये अंगा, ये पंचमाक्षर है। तो ये म जो है अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है, या फिर ये अनुस्वार के रूप में, इस प्रकार ये अनुस्वार के रूप में भी लगता है। जैसे ये देखिए, संकलन यहाँ अनुस्वार के रूप में है लेकिन यहाँ मूल रूप में है। इस प्रकार ये दोनों शब्द उचित हैं, दोनों शब्द सही हैं। सम और गति, गति और ग का लास्ट वर्ण क्या है? ग क ख ग घ, इसमें भी अंगा ही है। इसमें भी ग का 5वां वर्ण होगा अंगा। तो ये हो गया संगति और ये संगति। संपूर्ण प, ये म का मिलन प वर्ण से हो रहा है तो प का पंचमाक्षर कौन सा है? न है। तो ये संपूर्ण इस प्रकार लिखेंगे। ये हो गया आपका संपूर्ण। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नियम है आपका, यदि म का मेल अंतःस्थ उस व्यंजन या उसमें व्यंजन से है तो म अपनी अनुस्वार के रूप में उपयोग होता है। यदि म का मेल अंतःस्थ क्या चीज़ है? ये देख लीजिए, आपका ये होता है आपका म। ये हो गया आपका म। अब इसका मिलन जो है अंतःस्थ, य र ल व, किसी से भी हो, अंतःस्थ या उसमें व्यंजन श श ह, उसमें व्यंजन श श ह, श श श य ह, किसी से भी हो तो म अपने अनुस्वार के रूप में आता है। पहले क्या है, जब म जो है किसी संघर्षी व्यंजन के साथ आता था तो उसका क्या हो, जब म का मिलन किसी संघर्षी व्यंजन से होता था तो उसी के पंचमाक्षर में उसका परिवर्तन हो जाता था। लेकिन यहाँ अब संघर्षी व्यंजन नहीं है, 25 संघर्षी व्यंजन यहाँ नहीं है, यहाँ 8 व्यंजन है, य र ल व और श श श श ह। तो ये म केवल अपने अम की मात्रा, इस प्रकार अम की मात्रा के रूप में बदल जाएगा। जैसे सम धन योग संयोग, ये म जो है ये अम की मात्रा के रूप में बन गया। यहाँ र है तो ये भी अम की मात्रा के रूप में बदल गया, और यहाँ पे ल है तो भी अपनी मात्रा के रूप में बदल गया। इस तरह ये होता है संयोग, संरक्षक, संलाप। इसी प्रकार बहुत सारे हैं। समविधान, सम प्लस विधान, सम प्लस शयन संयन, और समधन सार संसार। इस प्रकार से हैं आपके। तो इस प्रकार आपका ये यहाँ पे व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।